और गनी साहब को तो मैं सुकून से बैठने नहीं दूंगा। ये मैं आपको डंके के चोट पे कह रहा हूँ कि ये बैठने नहीं दूंगा। और गनी साहब को तो मैं सुकून से बैठने नहीं दूंगा। ये मैं आपको डंके के चोट पे कह रहा हूँ कि ये बैठने नहीं दूंगा। ऑल ओवर इंडिया ही नहीं बल्कि वेस्ट बंगाल में भी वक्फ प्रॉपर्टी पर न सिर्फ धड़ल्ले से कब्जा हो रहा है बल्कि इस पर प्रमोटिंग राज का सिलसिला भी खुलेआम हो रहा है। इस मामले में वेस्ट बंगाल कांग्रेस के माइनॉरिटी चेयरमैन शमीम अख्तर ने फिर एक बार मगरबी बंगाल वक्फ बोर्ड के खिलाफ मुहाज खोल दिया है। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए एक ज़मीनी मामले में वक्फ बोर्ड के चेयरमैन अब्दुल गनी पर तीखा हमला करते हुए कहा है कि मैं डंके के चोट पर कह रहा हूं कि मैं अब्दुल गनी साहब को सुकून से बैठने नहीं दूंगा। सिर्फ इतना ही नहीं, उन्होंने कोलकाता कारपोरेशन को भी आड़े हाथ लेते हुए कहा कि कारपोरेशन वक्फ बोर्ड के साथ मिलकर वक्फ इमलाक मामले में धांधली कर रही है। ये मामला हाई कोर्ट तक जा पहुंचा है जिसकी सुनवाई आइंदा 14 जून को होने वाली है। इस सिलसिले में शमीम अख्तर की बेताबी का ये आलम है कि कोर्ट में चल रहे मामलात के फैसले से पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जंग का ऐलान करते हुए कहा है कि आइंदा 10 जून को वक्फ बोर्ड का घेराव भी किया जाएगा। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाने का मेरा मकसद ये था कि वक्फ की जो धांधली है वो लोगों तक लाया जा सके। मैं 2020 12 अक्टूबर को मगरबी बंगाल प्रदेश कांग्रेस माइनॉरिटी का चेयरमैन बना। उसके बाद से मेरे पास पूरे सबूत है कि मैं वक्फ के लिए लड़ रहा था। मैंने कम से कम 150 RTI किया, जो मेरे पास रिकॉर्ड है, मैं आप लोगों को दूंगा। लेकिन एक भी RTI राइट टू इन्फॉर्मेशन का जवाब मेरे पास नहीं आया, जो यहाँ के एक नागरिक का अधिकार है, वो ले सकते हैं। लेकिन वक्फ बोर्ड ने एक भी हमारे RTI का जवाब उन्होंने नहीं दिया। मैं मुसलसल लगा रहा। उसके बाद कोविड का वक्त आया, विधानसभा चुनाव आया, उसके बाद फिर मैं लगा रहा। बैरियल ग्राउंड है और एक कब्रस्तान, मज़ार और मस्जिद है और एक कब्रस्तान है। कब्रस्तान का मतलब हुआ जहाँ इज्तिमाई तौर पर लोग, जहाँ लोगों का कब्र होता है, और एक मज़ार जो किसी वली का, किसी बुज़ुर्ग का होता है, वो होता है, और एक मस्जिद है। उसके बाद इन लोगों ने, वक्फ ने धांधली क्या किया कि उसका रिकॉर्ड को पूरा गायब कर दिया। मैं इसीलिए बार बार RTI कर रहा था, लेकिन वक्फ ने किया है। कारपोरेशन एक तरफ दिखा रहा है कि देखिए ये 11 फरवरी 2022 के रिकॉर्ड में असेसमेंट बुक के रिकॉर्ड में ये वक्फ की जायदाद है। लेकिन एक तरफ फिर कारपोरेशन ये एक प्रयास मार्चेंट बोल के है, उसके नाम से टैक्स बिल है। तो एक कब्रस्तान की ज़मीन कैसे बेची जा सकती है, इसका जवाब मैं मांग रहा था। उन लोगों ने कोई जवाब नहीं दिया। मैं वक्फ से मांग रहा था, कारपोरेशन से क्यों मांगूंगा? कारपोरेशन तो दे रहा, ये वक्फ की ज़मीन है। मैं तो कारपोरेशन में भी मैं ये क्या बोल रहा, मैंने RTI किया, लेकिन मेरा बुनियादी जो सवाल था वो वक्फ से था। ने वक्फ से मांगा, वक्फ ने भी कुछ नहीं जवाब दिया। उसके बाद मैंने कारपोरेशन से भी मांगा, उसने भी कुछ नहीं दिया। लेकिन रिकॉर्ड कारपोरेशन के रिकॉर्ड में है, आप भी जाकर निकाल सकते हैं। भले ये लोग इधर 2 नंबरी कुछ किए होंगे, रिकॉर्ड को गायब क्यों? ये खेला बहुत लंबा है, ये खेला बहुत लंबा। ये सिर्फ एक प्रॉपर्टी है, ये एक जायदाद का मामला नहीं है। मैं पहले दिन से बोल रहा हूँ कि यहाँ बहुत सारे घपले हुए हैं और बहुत सारा घोटाला वक्फ का हुआ है। वो गनी साहब के टाइम में ज़्यादा हुआ है, और गनी साहब के कोई इर्द गिर्द कुछ लोग हैं, वो लोग कर रहे हैं। लेकिन गनी साहब को इस चीज़ की पूरी जानकारी है। और ऊपर के जो तृणमूल के लीडर है, मैं उनका नाम इसलिए भी नहीं लूँगा कि उनका सबूत मेरे पास नहीं है, मैं कोई कच्ची बात नहीं करूँगा, लेकिन सबूत मेरे पास बहुत जल्दी आएंगे। बहुत बड़े बड़े नाम और बहुत बड़े बड़े मछली इस जाल में फंसने वाले हैं। गनी साहब को किसने बैठाला? गनी साहब को किसने बैठाला? और ये हम नहीं, ये आप पर भी अगर आप जाएँ वक्फ में तो आपको मालूम चल जाएगा पहला दिन से कि यहाँ क्या घोटाला है। आप जैसे ही किसी जायदाद के बारे में, किसी प्रॉपर्टी, वक्फ के प्रॉपर्टी के बारे में आप राइट टू इन्फॉर्मेशन के तहत इन्फॉर्मेशन मांगेंगे, वो लोगों का चेहरा का रंग बदल जाता है। तो लोग तो समझदार हैं, बेवकूफ़ नहीं है। कॉर्पोरेशन भी इसमें मुलौस है? बिल्कुल है। अगर कॉर्पोरेशन इसमें नहीं होती इन्वॉल्व तो कैसे इतना बड़ा ये G+19 का ये प्लान मिल जाता? कॉर्पोरेशन बिना तो किसी एक लेटर पर तो प्लान देती नहीं है ना। एक तरफ आप कह रहे हैं कि टैक्स काट रही है कॉर्पोरेशन, और दूसरी तरफ जो है वो बता भी रही है कि ये वक्फ प्रॉपर्टी है। जी जी तो जी। ये दोनों चीज एक साथ कैसे हो सकती है? ये तो कॉर्पोरेशन के जवाब देंगे, ये यहाँ के मेयर जवाब देंगे। फरहाद हकीम साहब दे सकते हैं। 2010 से उनका बोर्ड है,
आपके पास ये सबूत है कि कारपोरेशन ने इसका टैक्स काटा है? हाँ, मेरे पास सबूत है। सबूत दिखाइए। सबूत है, मैं सबूत दे रहा हूँ। एक मिनट, मैं सबूत भी थोड़ा सा नीचे कीजिए। क्या इस मामले में आपने फिराद हकीम से बात की है कि एक तरफ जहाँ मैंने टैक्स सभी काटा को जा रहा है? मोहतरमा, मैंने सभी को कंप्लेन किया है। मैं बारी बारी से आपको एक एक पर्दा उठा रहा हूँ इस केस के पहलू से, मैं आपको बारी बारी से बता रहा हूँ। उसके बाद मैंने जब थक गया, मैंने एक PIL दाखिल किया है हाई कोर्ट में डिवीज़न बेंच में। उसको 10 तारीख को एक्सेप्ट हो गया है वो PIL। 14 तारीख को अगली उसकी हेयरिंग है। तो इस कानूनी मसले पर मैं ज़्यादा बात नहीं करूंगा, लेकिन इसके इर्द गिर्द जो मसले हैं मैं उस पर बात करूंगा। और जो मैंने हाई कोर्ट में हमारे वकील ने जो सबूत दिए हैं, तो मुझे ये उम्मीद है और कि हक पर फैसला आएगा, और जो फैसला आएगा वो कब्रिस्तान पर होगा, क्योंकि ये कब्रिस्तान की ज़मीन है। हमारे आबा व अजदाद ने अपने आने वाले नस्लों के लिए ये वक़्फ़ किया था, लेकिन ये लोग इसमें धांधली कर कर ये बेच रहे हैं। मैं फिर कह रहा हूँ कि गनी साहब इसमें पूरी तरह से इन्वॉल्व हैं। और गनी साहब के साथ साथ कुछ बड़े लोग, बड़े नेता भी इसमें हैं। अगर नहीं है तो गनी साहब से क्यों नहीं सवाल उठाया जा रहा है? ये हाई कोर्ट में जब मामला उठा है तो ये कोई छोटी चीज़ नहीं है। ये उनको उनकी निगरानी में आनी चाहिए थी कि गनी साहब ये क्या हो रहा है, ये क्या मामला है। मैं हाई कोर्ट गया, हाई कोर्ट तो ऐसे नहीं ले लेगा ना कोई PIL। मैंने सबूत दिया है, उसके बाद उसने सुनवाई के लिए डिवीज़न बेंच ने लिया है, और मैं हाई कोर्ट का बहुत एहतराम करता हूँ और मुझे उम्मीद है कि इस पर फैसला आएगा, जो भी आएगा। जी, मैं 19 को पार्टी बनाया हूँ। 19 पार्टी हैं, जिसमें सेंट्रल वक्फ बोर्ड से लेकर बनियापुकुर थाने तक, और बनियापुकुर थाने को भी एक ऑर्डर हुआ था, मैं उसका कॉपी दे दूंगा। उसको वक्फ ने ये ऑर्डर किया था कि इस काम को बंद किया जाए। जब मुतवल्ली ने कंप्लेन किया था, तो जब मुतवल्ली ने कंप्लेन किया और वक्फ ने बनियापुकुर थाना को ये नोटिस किया कि काम को बंद किया जाए, ये 2017 की बात है, तो फिर कैसे, जब फिर आज क्यों डिनाई कर रहा है वक्फ बोर्ड की हमारा प्रॉपर्टी नहीं है? आप जो EC नंबर उसमें 14,020 है, वो EC नंबर को सर्च करेंगे तो उसमें कोई प्रॉपर्टी नहीं मिलेगा। ये बहुत बड़ा घोटाला है, और ये सिर्फ एक घोटाला नहीं है वक्फ का, ये हज़ारों करोड़ रुपए का घोटाला है। और इस घोटाले का पर्दा आज नहीं तो कल उठेगा। और मैं आप लोगों के ज़रिया से इस कौम के लोगों से अपील कर रहा हूँ कि आपकी मदद के बगैर हम ये इसमें कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि 1.5 सालों में मैंने 100 RTI किया है जिसका जवाब नहीं आया है। और मैं यहाँ के उलमाओं से भी अपील करूँगा कि वो इस मुद्दे को देखें, इस मामले को देखें। मैं सियासी तौर पर जितनी लड़ाई हो रही है मैं लड़ रहा हूँ, और फिर मैं 10 जून से पहले मैं वक़्फ़ घेराव करने जा रहा हूँ। मैंने इससे पहले भी कहा था कि मैं कानूनी लड़ाई भी लड़ूंगा और सड़क पर भी लड़ूंगा, लेकिन मदद करनी होगी कौम को, मदद करनी होगी कौम के रहनुमाओं को। और उनको ये सवाल उठाना पड़ेगा गनी साहब से कि ये प्रॉपर्टी और ऐसे ऐसे कितने प्रॉपर्टी हैं बेनामी जो गैर कानूनी तौर से ट्रांसफ़र हुआ है। कहने का मकसद ये है। आपकी इस लड़ाई में क्या मुतवल्ली वगैरह भी साथ है, या आप खुद? मेरी लड़ाई में मुतवल्ली का कोई पता नहीं है, मुतवल्ली कहाँ है, कौन है। बहुत सारे लोगों ने मुझे कांटेक्ट किए थे। अच्छा, उसके बाद बहुत सारे लोगों ने मुझे फॉलो किया, बहुत सारे लोगों ने मुझे जान से मारने का इनडायरेक्टली धमकी दिया। मैंने उसका मेल मैंने सोनिया गांधी को दिया हूँ, मैं अपनी पार्टी के जो लीडर हूँ। मैं मेल जो है मैं वेणुगोपाल को दिया हूँ। हमारे माइनॉरिटी के चेयरमैन हैं इमरान प्रतापगढ़ी, मैं उनको मेल किया हूँ। मैं ममता बनर्जी को मेल किया हूँ। मैं कलकत्ता के पुलिस कमिश्नर को मेल किया हूँ। कहीं से कोई भी जवाब इन लोगों का वेस्ट बंगाल सरकार का नहीं आया। हमारे पार्टी, हाँ, मैंने अधीर रंजन चौधरी को दिया, उन्होंने मुझसे सवाल किया, मुझसे पूछा, तो मैंने पूरा डिटेल्स उनको बता दिया वक़्फ़ का। वो बोले वक़्फ़ की लड़ाई है, आप इसको लड़ो, हम लोग आपके साथ। आपकी ये लड़ाई जो है वो व्यक्तिगत है, मतलब आप तनहा, मतलब आप सिर्फ शमीम के नाम से लड़ रहे हैं, या फिर आप पार्टी के आड़ में? माइनॉरिटी डिपार्टमेंट, कांग्रेस का जो एक शाखा है जो माइनॉरिटी डिपार्टमेंट, माइनॉरिटी का मतलब क्या है कि अल्पसंख्यक की जो मसले हैं, मसाइल है, उसको ये डिपार्टमेंट उठाएगा। ये भूल भुलैया है, इससे रजिस्ट्री वो क्या, हाँ, उससे बाजू। तो मैंने इसलिए ये भी कहा, मैंने हमेशा चिट्ठी कंप्लेन भी किया कि इसका एक तो CID इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए थी कि ये कौन खरीदा, कौन बेचा, कौन खरीदा, कौन बेचा, कौन खरीदा, ताकि आप ये भूल भुलैया में रह जाएंगे और आप सही जगह पर नहीं पहुंच पाएंगे। मैं CID में CBI की बात नहीं कर रहा हूँ। CID जो मांग रहे हैं, हाँ। तो क्या उम्मीद करते कि CID इसकी जांच करेगी?
ये फरहाद हकीम साहब करवाएंगे, वो यहाँ के मेयर हैं, ये उनकी जिम्मेदारी है, वो कौम के रहनुमा हैं, वो क्यों नहीं करवाएंगे? उनका फ़र्ज़ बनता है। और मैं फिर कहता हूँ कि यहाँ के जो हमारे उलमा है और जो दीनी रहनुमा है, उनको सवाल करना चाहिए था फरहाद हकीम साहब से कि ऐसा ऐसा एक इशू उठा है, इसके बारे में आपका क्या ख्याल है, क्या राय है। लेकिन कुछ भी नहीं। मैंने हर जगह, मैंने डीजी बिल्डिंग से लेकर मैंने म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के कमिश्नर तक को, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर तक को मैंने चिट्ठी लिखा है और हवाला दिया है, लेकिन काम बंद होने का नाम भी नहीं है। किसी तरह का कुछ भी उन लोगों ने कान में तेल देकर बैठे हुए। तब मैंने मजबूरी में हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया है। हाई कोर्ट ने बात मेरी सुनने के लिए राज़ी हो गए हैं। 14 तारीख को हेयरिंग है और जो भी हो, ये एक मुद्दा, इसके अलावा जितने भी होंगे, मैं पहले भी कह चुका हूँ और आज भी कह रहा हूँ, जब तक मैं माइनॉरिटी का चेयरमैन हूँ, मैं वक़्फ़ के लिए लड़ता रहूँगा। और मेरी बहुत जल्द जून के पहले हफ्ते में वक़्फ़ घेराव करने जा रहा हूँ। और गनी साहब को तो मैं सुकून से बैठने नहीं दूँगा। ये मैं आपको डंके के चोट पे कह रहा हूँ कि ये बैठने नहीं दूँगा। और फिर सुनने में आया कि उनको फिर चेयरमैन बनाया गया है। प्रॉपर्टी है जो आपके नज़र में है? कम से कम 70 से 80 प्रॉपर्टी हैं, लेकिन किसी का 80% मेरे पास रिपोर्ट आया, किसी का 70% आया, किसी का 60% आया। जैसे जैसे आएगा, देखिए, एक इशू को लेकर अगर मैं चलूँगा ना तो कौम के लोग उठेंगे। तो हर इशू, हर प्रॉपर्टी जहाँ उन लोगों को समझ में आ रहा है, आप ही बताएं कि कौन ऐसे मोहल्ले में वक़्फ़ की जायदाद नहीं है जहाँ धांधली नहीं है, लेकिन सबूत नहीं है। आपका डिमांड क्या है? ये मेरी डिमांड कुछ नहीं है, ये कब्रिस्तान की ज़मीन है, कब्रिस्तान को वापस की जाए। 14 तारीख को सुनवाई जो होने वाली है, किन लोगों को कोर्ट ने बुलाया है? उन लोगों को वो है, शामिल वो वकील साहब हमारे हैं, वो बताएंगे किन किन को बुलाया गया है। ये बताइए आप। देखिए, ये जो पहले तो सबको बुलाया गया है यहाँ, जैसे कि हमारे चेयरमैन साहब ने आप लोगों को बताया कि यहाँ के टोटल 18 पार्टीज है। उसमें आपका कोलकाता के मेयर से लेकर तमाम वक़्फ़ बोर्ड के जितने भी जिम्मेदार हैं और स्टेट वेस्ट बंगाल के हर जगह जहाँ जहाँ गया है, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन चेयरपर्सन, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन मेयर कलकत्ता, ठीक है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, चेयरपर्सन ऑफिस ऑफ द वक़्फ़ बोर्ड, ऑफिस ऑफ आपके पास असिस्टेंट लॉ ऑफिसर और सेंट्रल वक़्फ़ काउंसिल, स्टेट वेस्ट बंगाल सर्विस सेक्रेटरी हेल्थ एंड वेलफेयर डिपार्टमेंट और तमाम सेक्रेटरी ऑफ सेंट्रल वक़्फ़ काउंसिल, तमाम को बुलाएगी पार्टी बनाया गया है। तमाम ने जो 10/5/2022 को चीफ जस्टिस प्रकाश से ऑनरेबल जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव एंड ऑनरेबल जस्टिस राजस्वी भरद्वाज ने इस मैटर को सुना और सुन के वकीलों की बात सुनकर उन्होंने इसका कॉन्सर्न लिया है कि ये बहुत बड़ी सीरियस मैटर है, इसको कोर्ट को कंसिडरेशन में लेना चाहिए। और कोर्ट ने रिपोर्ट तलब किया है स्टेट से, वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट से, स्टेट के जो है उनसे रिपोर्ट तलब किया है, क्यों नहीं बाकी पार्टी प्राइवेट रेस्पोंडेंट व्हाई दे हैव नॉट प्रेजेंट बिफोर द ऑनरेबल कोर्ट। ये सब कुछ वहाँ पर बताया गया और कोर्ट ने टाइम दिया है कि 14 नेक्स्ट हियरिंग जो 14 जून को है, इसके अंदर रिपोर्ट दे, स्टेट गवर्नमेंट इसका फुल रिपोर्ट दे, क्योंकि जो बरियल ग्राउंड है, जो वक़्फ़ की प्रॉपर्टी है, कभी ट्रांसफ़र हो नहीं सकता। मतलब इसमें बहुत घपला है। जो कोर्ट इसकी सुनवाई नेक्स्ट में सुनवाई करके, पहले तो चीफ जस्टिस ने इसको सीरियस लिया है। ये सबसे बड़ी बात होती है कि जो कोर्ट इसलिए सीरियस लिया है क्योंकि सभी सबूत जो है हम लोगों के पास, हमारी चेयरमैन के पास, वो सबूत बड़ा पक्का है, कोई कच्चा खेल नहीं है। इसीलिए चीफ जस्टिस ने इसको सीरियस लिया है और इसके अंदर से रिपोर्ट तलब किया है उन लोगों से। और इस रिपोर्ट उन लोगों को देना होगा, नहीं देंगे तो आगे कोर्ट उनको इन्वेस्टिगेशन उसका कराए। तरफ से जो वकील का पैनल बना है उस पैनल में अगर वक़्फ़ बोर्ड अगर शामिल नहीं होती है तो आप लोगों का एक्शन क्या होगा? वो कोर्ट के अंदर मामला उसका एक्शन लेगा। हम जानते हैं कि राज्य सरकार के जितने भी घपला, जितने भी धांधली हुई है, सारे सबके ऊपर कोर्ट ने ग्रेव अपना कॉन्शियस जताया है और कोर्ट इसका कंसिडरेशन में ले रहे हैं और हर जगह ऑर्डर दे रहे हैं। तो इसका भी हमें कोर्ट से उम्मीद है। हमारे चेयरमैन माइनॉरिटी की डिपार्टमेंट से हमें डिपार्टमेंट की तरफ से हम लोग पूरी विश्वास करते हैं, ट्रस्ट करते हैं कोर्ट के ऊपर। जो ऑनरेबल कोर्ट इसके ऊपर एक अच्छी व्यवस्था लेंगे, एक्शन लेंगे और प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करके दोषियों को सजा। मेरा नाम है अशफाक अहमद।